हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गुप्ता। सो आई एम बैक विद दिस सेशन जहां पर हम लोग कर रहे थे यूपी का जो हायर एजुकेशन का सर्विस कमीशन का जो पेपर रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका जो इसी इसी पेपर का जो सामने आप देख रहे हो, उसी पेपर के 30 क्वेश्चंस जो जीएस के हम लोगों ने कर लिए थे। इसकी लास्ट क्लास में आप देख लेना, क्लास 2 में आपको मिल जाएगा। क्लास 2 जो है जीएस की, उसमें 30 क्वेश्चंस जो है इससे पहले के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 30 प्लस 70 का क्वेश्चन ऐसे आता है। 30 आपके जीएस का आता है और जो 70 क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके एजुकेशन के रहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पीवाईक्यू है बेसिकली। तो यहाँ पर ये जानने के लिए कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहते हैं, मॉडरेट रहता है, ईजी रहता है या डिफिकल्ट रहता है, उसके लिए पेपर कराया जा रहा है। ठीक है, सो बने रहिएगा। जो है 70 क्वेश्चन का ये सेशन रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा जो है स्टार्टिंग फ्रॉम टू एंड। ठीक है, आप इसको अटेंड कीजिए, देखिए क्वेश्चंस के लेवल क्या रहते हैं, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले देखो, ये एक रिसर्च का क्वेश्चन है यहाँ पे। सो द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग जेड स्कोर टू टी स्कोर। अब आपको जेड स्कोर जब दिए होते हैं तो कई बार आपको टी स्कोर में भी कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि कौन सा वाला रहेगा। तो यहाँ आपका रहता है टी इक्वल्स टू 50 प्लस 10 जेड। ठीक है जी, तो यहाँ पे टी स्कोर एक स्टैंडर्डाइज स्कोर होता है जिसके पास मीन जो है यहाँ पे 50 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ऑफ 10। तो यहाँ आपको इस तरीके से फॉर्मूला, इसका आंसर जो है आपका डी बनेगा, ये वाला। नाउ फिर आता है, देखो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आपके लिए इजी रहेगा। राइट, तो उसमें देखो अब डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू द सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। सिंपल है कि जब हम अपनी सोसाइटी को एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट हिरार्की बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसको? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उसको कहते हैं स्टार्टिफिकेशन। जब हम डिवीजन ऑफ द सोसाइटी जो है, जिसके अंदर आपकी इनकम वाइज, आपकी वेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, पावर वाइज, हम जब सोसाइटी को एक स्टाटा के रूप में डिवाइड कर देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड सोशल स्टार्टिफिकेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इज सेड टू बी स्क्यूड। स्क्यूड कब बोलते हैं हम स्क्यूड कब बोल देते हैं? जब हम कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंट्रल पार्ट, किसी भी के सेंट्रल पार्ट पे फोकस्ड होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्केल, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द साइड। सिमेट्रिकली होता है बोथ द साइड पे, या बंच्ड ऑन वन साइड। आपने देखा होगा स्क्यूड लेफ्ट पॉजिटिव स्क्यूड होता है, नेगेटिव स्क्यूड होता है। तो यही बोल रहा है, जब कुछ स्कोर जो है वो एक साइड पे बंच हो जाते हैं कंपेयर टू द अदर साइड। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है? डी वाला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ रिलायबिलिटी इज यूज्ड फॉर। टेस्ट और रीटेस्ट का जो मेथड है वो हम बेसिकली किस चीज के लिए यूज करते हैं? वो हम हमारे जो है टेस्ट की स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जो इसमें कुछ सेट ऑफ स्कोर्स होते हैं जिसे हम ओवरऑल द टाइम जो है इसको स्कोर को हम मेजर करते हैं, जहां हम मेजर ऑफ स्टेबिलिटी चेक करते हैं अपने टेस्ट की। हम 35। नाउ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड की थी जहां पर मैंने आपको विजुअल इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड के स्पेशल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताया था, तो वो आप जरूर पढ़ के जाना। राइट, अब जो स्पेशल इंस्टीट्यूट है विजुअल का वो देहरादून में है। ठीक है, कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर चलिए 36 पे। Now, which of the following is related to the theory of decision making? जब भी हम, ये आपका यूनिट 8, मतलब आपका मुझे नहीं पता यूपीएससी का, यूपीएचईएससी का मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली यूनिट्स का मुझे आइडिया थोड़ा कम है। हाँ, यूजीसी वाली का मैं बता सकती हूँ। यूजीसी में यूनिट 9 है, जिसमें आपको ये बताना है डिसीजन मेकिंग की थ्योरी किसने दी थी? ग्रिफिथ्स ने दी थी, सैमन ने दी थी, सीयर्स ने या मिलर ने। तो ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग की थ्योरी है वो आपकी, यस, एच ए सिमोन ने दी थी। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं हुज वर्क इंक्लूड करता है थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूल्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूज, एब्सोल्यूट है और अनचेंजिंग है, ये कौन बिलीव करता है? आइडियलिज्म। दूरस्थ शिक्षा प्रदान, यानी कि आपका जो
डिस्टेंस एजुकेशन होता है दूरस्थ वाला, करने के लिए भारत द्वारा पहला एजुकेशनल जो सैटेलाइट था, एडुसेट, राइट, वो कौन से साल में आया था? 38 में, मतलब 38 में नहीं, 38 नंबर क्वेश्चन, कौन से साल में आया था? दैट केम 2004 में आया था, और जी सेट 3 था वो। सितंबर 20 2004 में आया था, सितंबर 20 2004 में आया था। और जिस सैटेलाइट एडुसेट जो है, जो सैटेलाइट है वो आपकी जी सेट 3 है। ये जो है आपकी जी सेट 3 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आओ। ये क्या कहता है? रिहैबिलिटेशन जो है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि आपकी आरसीआई कब आई थी? 1995। ये पीडब्ल्यूडी 1909, 86 और 92। आरसीआई आपकी आई थी 1992 में, 1992 में आई थी, केम इनटू फोर्स ऑन जून आपकी 22, जून 22 में आई थी। जब देखो बनी, इनैक्ट होती है, जब बनती है 1992 में, और जब ये केम इनटू फोर्स साल लग जाता है, तो ये आई थी आपकी 1993 में, जिसका मकसद था कि हम एक रजिस्टर प्रिपेयर किया जाएगा, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, जिसको बोला जाएगा CRR। ये रजिस्टर में हम लोग जो भी रिटायर्ड या जो भी प्रोफेशनल्स और हैंडीकैप जिनको आप कह सकते हैं, उनकी एक लिस्ट होगी जिनसे हम हेल्प ले सकते हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है तो दे सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर रहेगा 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंड ऑफ सोशल चेंज? ये 2025 का पेपर है। ठीक है, ये पेपर हुआ था आपका अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल 2025 का ये पेपर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट? कौन सा ऐसा है जो कंस्ट्रेंट नहीं है? तो वो होता है आपका ऑब्वियसली एजुकेशन। आपका कल्चरल इनर्शिया है, फियर ऑफ न्यूनेस है, जब आप नई चीज़ों से डरते हैं, या फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है। जनरली ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोशल चेंज को क्या करती हैं? स्लो डाउन करती हैं। एजुकेशन जो है इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्राइमरी फैसिलिटेटर है और कैटलिस्ट है फॉर सोशल चेंज का। ठीक है, सो एजुकेशन तो क्या करता है? हमारे सोशल चेंज को लाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, जिससे अवेयरनेस भी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है, नए आइडियाज की एक्सेप्टेंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट कॉप? पोस्ट कॉप का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जी हाँ, ये दिया था आपके लूथर गुलिक ने, लगा लीजिएगा। ठीक है, अब लूथर पोस्टकॉप की फुल फॉर्म आपको पता है। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। फर्स्ट टाइम जब ये प्रेजेंट किया गया था 1987 में। ठीक है, एक पेपर में, मतलब एक रिसर्च पेपर आप कह सकते हैं, नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस दौरान पे 1987 में, 1937 में ये आया था। चलो, निम्न में से ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वो किस लिए था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किसने रेकमेंड किया था? दैट वाज दी 1986 की हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अंदर था, जहां पर हमारा मेन फोकस था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनकी जो है क्वालिटी, उनमें जो एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो इम्प्रूव हो, बेसिक जो है उनकी एसेंशियल जो फैसिलिटीज हैं वो हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन फोकस था और ये हमारा ए में आया था, मतलब क्वेश्चन इसका आंसर ए है। करिकुलम कैन नॉट बी डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, करिकुलम कैन नॉट बी डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नैक गाइडलाइंस, क्राफ्ट, कॉम्पिटेंसी या लर्निंग आउटकम्स। मतलब जब भी हम करिकुलम डिजाइन करते हैं, हम किस चीज को प्रेफरेंस नहीं देते? देखिए, करिकुलम जो बनता है, स्कूल करिकुलम होता है, तो उसमें हम नैक गाइडलाइंस को प्रेफ़रेंस नहीं देते हैं, क्योंकि जो नैक रहता है, जिसमें हम नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल है, ये असेसमेंट और एक्रीडिटेशन का काम करता है, और वो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, नॉट जो है इसका काम जो है वो किसी भी करिकुलम की डिज़ाइनिंग में नहीं आता है। तो नैक गाइडलाइंस को ध्यान में रखना।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पे। 44 कहता है अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो हाउ शुड अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन, हम बच्चे को डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं, पनिशमेंट देके, सोशल अप्रूवल, फोर्स और पावर और मॉरल एजुकेशन, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो मेथड उन्होंने दिया वो था मॉरल एजुकेशन। क्या था? मॉरल एजुकेशन। ये जो पनिशमेंट है या किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स है, इससे हम बच्चे को एक सही शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है। हम एक मॉरल एजुकेशन से बच्चे के अंदर जो है सेल्फ कंट्रोल, उसकी इनर ग्रोथ, स्पिरिचुअल, मॉरल डेवलपमेंट, इन सब पर हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पे। डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम, डिसिप्लिन बेस्ड जो मॉडल है ये किसने दिया था? हाँ जी, डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल दिया था ब्रूनर्स के प्रिंसिपल ने, मतलब ब्रूनर के प्रिंसिपल पर बेस्ड था। इसमें ये कहा गया था, जेरोम ब्रूनर ने पर्टिकुलरली उस आइडिया में ये बोला कि जो नॉलेज है और जो स्पाइरल करिकुलम होता है, ठीक है, वो हम एक नॉलेज बेस्ड बना सकते हैं। ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द टीचिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ ए डिसिप्लिन, कि हमें बच्चे को एक बेसिक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर सिखाने की जरूरत है। नाउ क्वेश्चन चलते हैं 46 पे, हिंदी में भी अवेलेबल है, पढ़ लेना। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च, इसमें से कौन सा वाला एक्शन रिसर्च जो है उसके लिए करेक्ट नहीं है? द स्कूल टीचर आर द रिसर्चर देमसेल्व्स, it aims at improving the function of school. It finds out the real solution for the real classroom situation. Its results can be generalized. तो एक्शन रिसर्च आप जानते हैं, ये एक देखो यहाँ पर हम इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं, इसमें हमारा कोई भी थ्योरी जनरेशन के ऊपर ध्यान नहीं होता है। ठीक है। तो 46 का जो बेहतर यहाँ पे आंसर है, कौन सा वाला है? मार्क कीजिए। 46 का है रिजल्ट्स कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। ठीक है। द राइट वन इज इट्स रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड। नेक्स्ट चलते हैं 47 पे। क्वेश्चन नंबर ये है भावात्मक डोमेन, यानी कि आपका अफेक्टिव डोमेन जो है ब्लूम के बिहेवियर में इज नॉट, जिसमें आपका नहीं है कोऑर्डिनेशन, वैल्यूइंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, कौन सा वाला? कोऑर्डिनेशन, यस। अफेक्टिव डोमेन जो है वो फीलिंग, वैल्यूज, एप्रिसिएशन, एटीट्यूड, इन सब पे है, जो इनके लेवल्स पे आता है। जैसे RRV मैंने आपको बताया था कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, ये तीन तो हैं। आपकी जब आप कोई वैल्यू को रिसीव करते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसको वैल्यू करते हैं कि हाँ ये वैल्यूज मेरे कैरेक्टर के साथ में मैच करती है, तो आप उस चीज को वैल्यू करते हैं, फिर उसको प्रॉपर तरीके से अपने बिहेवियर में ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो भी फिर आपका एक कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है। फिर वो आपका एक कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो आपका साइकोमोटर में रहता है। ये किस में रहता है? आपका साइकोमोटर में। बाकी सारे जो हैं आपके अफेक्टिव में होते हैं। नाउ देखो 48, विच ऑफ दीज एबिलिटीज डज नॉट डेवलप ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। देखो ये आपका पियाजे का है, पियाजे के 4 हैं, पता है आपको। ठीक है। तो उसमें से आपको ये बताना है फॉर्मल वाला जो जो सबसे उसमें रहता है टॉप वाला, फॉर्मल में कौन सा नहीं हम लोग करते हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी, हाइपोथेटिक करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग भी करते हैं, रिफ्लेक्शन, एब्स्ट्रैक्शन भी करते हैं। तो इसमें जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी, ये आपका इससे एक जो ऊपर लेवल का है, 7 से 11 साल का जो एक लेवल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, वो वाला हम लोग करते हैं। क्या है यहाँ पे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल वाला जो आता है, जो 7 से 11 साल का बच्चा करता है, वो आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी का। फिर देखो 49 में क्या रहता है? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। हेट्रोजीनियस के लिए हम कौन सा वाला यूज करते हैं? जब भी हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? स्ट्राटाफिकेशन, मतलब स्ट्राटिफाइड। क्योंकि जब हमारी, पहले हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को एक होमोजीनियस ग्रुप में सब डिवाइड करते हैं और फिर उसमें से थोड़े थोड़े सैंपल्स को लेते हैं, तो वो हमारा एक स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग बन जाता है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है 50। ये है आपका, ये रहा। कॉमन स्कूल सिस्टम किसने दिया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन कहेंगे। कॉमन स्कूल सिस्टम
ठीक है। फिर आता है नवोदय विद्यालय, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है और आपका मल्टीपर्पज जो स्कूल है। अब बहुत चीज़ें हैं इसमें कन्फ्यूज़ करने के लिए। आप एनईपी क्योंकि जो है रिसेंट वाला है, तो उसी से ही आप लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे कॉमन स्कूल सिस्टम आपका कोठारी कमीशन में दिया था। नवोदय विद्यालय जो है वो आपका एनईपी 1986 में था। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो आपका एनईपी में है और मल्टीपर्पज जो स्कूल्स दिए गए थे वो मुदालिया कमीशन में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा इस पे। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 51। देखो यहाँ पे आरपीडब्ल्यू, इससे पहले हमारा पीडब्ल्यूडी आया था, फिर हमारा राइट्स मतलब जो है आरपीडब्ल्यूडी आया था एक्ट अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंगली आपको जो ब्लाइंडनेस की ना एक सीमा कह लीजिए या एक कंडीशन तय की गई थी कि जो विजुअल एक्टिविटी होगी इज लेस देन 2/60 होनी चाहिए। पार्शियल एब्सेंस ऑफ विजन होता है या विजुअल जो एक्टिविटी इज लेस देन 10/200 स्टेलिन चार्ट के अकॉर्डिंगली एंड लिमिटेड इन द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो 51। तो 51 में देखो जो आपका इसमें आएगा, इसका जो आंसर है वो 6C है। ध्यान देना क्यों। विजुअल एक्विटी होती है 10 से लेकर 200 तक के लेस में होनी चाहिए बेटर आई के लिए। ठीक है, अब टोटल एप इसका जो कंडीशन है, मेन जो कंडीशन है, और ये जो है आपका 2016 में आया था, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स मुझे लगता है गलत दे रखे हैं। ये जो नंबर है ना ये मुझे कहीं ना कहीं गलत, क्योंकि 6/60 और 20/200 इससे अगर लेस देन है, इससे अगर लेस देन है तो वो बेटर आई विद मोस्ट पॉसिबल करेक्शन के साथ पॉसिबल है। सो अगर हम 10 भी इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है तो भी एक एप्रोप्रिएट डिग्री माना जाएगा। ठीक है, अगर होपफुली हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर हो सकता 20/200 का तो और ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो। एजुकेशन फॉलोज सोशल चेंज बाय whom was the statement given। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखो। हाँ, एजुकेशन फॉलो सोशल चेंज किसने दिया था, बाय होम दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन। एजुकेशन सोशल चेंज किसने दिया था ये, दैट वाज गिवन बाय ऑटवे। ठीक है, किसने कहा था, ऑटवे ने। ऑटवे ने ये स्टेटमेंट दिया था। चलो 53 में देखो, विच टाइप ऑफ टूल, रॉर्चर जो है इंक ब्लॉट का जो टेस्ट है वो किस तरह का एक टूल है। ये एक रेटिंग स्केल है, ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ये इन्वेंटरी है या सिचुएशनल टेस्ट है, किस तरह का टेस्ट है ये। तो दिस विल बी, वी ऑल नो दिस इज अ प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट है, दैट इज रियली डिजाइन किया जाता है किसी हमारे जो सब्जेक्ट है, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा पेशेंट है, कोई भी आप कह लीजिए, अनकॉन्शियस अगर उसका कोई मोटिवेशन, फीलिंग्स या कॉन्फ्लिक्ट को पता लगाने के लिए या उसके ऊपर काम करने के लिए, जो है साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करने के लिए, एक एल्गोरिथम लगाने के लिए हम लोग प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्रोजेक्टिव टेस्ट। चलो, लीडरशिप इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज इन अ सिचुएशन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड the attainment of a specialized goal। तो ये लीडरशिप वाला जो था इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल, ये आपका टेरी, जॉर्ज आर टेरी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। ब्रांच्ड जो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय ब्रांच्ड वाला, ठीक है, एक होता है लीनियर, दूसरा होता है ब्रांच्ड। ब्रांचिंग जिसको बोला जा सकता है, वो किसने दिया था? नॉर्मन ए क्राउडर ने। ठीक है, ब्रांचिंग जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग है जो क्राउडर ने दी थी। लीनियर प्रोग्रामिंग एक सिंगल पाथ होता है, और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग जो होता है वो डिफरेंट पाथ से होकर जाता है। एक लूप्स होता है, एक रेमेडियल लूप्स होता है कि बच्चे ने अगर इनकरेक्ट दिया तो उस बच्चे को पहले करेक्ट किया जाएगा, फिर उसको दोबारा मतलब फिर उसको एक नए क्वेश्चन एक नए लूप में डाला जाएगा, तो ये ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ये ब्रांचिंग होती है। हाँ जी, नेक्स्ट ये है आपका नॉर्मन ए क्राउडर हो गया। 56 में देखो, विच कमीशन रेकमेंडेड द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इस कमीशन के अंतर्गत आपको डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप दिया गया था। तो ये था आपका विच कमीशन, दैट इज मुदालियर कमीशन। ठीक है, मुदालियर कमीशन। नाउ एनसीएफटी वाज पब्लिश्ड बाय, किसने किया था? ये एक हमारा एनसीएफ है टीचर एजुकेशन का, जो कि आपका एनसीटीई, किसने? एनसीटीई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्टेक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा एक करिकुलम है, करिकुलम इवैल्यूएशन रहता है, जिसके अंदर पोटेंशियल एंड ऑपरेशनल करिकुलम, प्री रिक्वेसाइट्स, potential versus actual results, identification of educational experiences। ठीक है, तो 58 के अंदर, यस, तो यहाँ पे 58 के अंदर आपको स्टेक्स में जो नहीं है, तो स्टेक का जो मॉडल है वो एक रिस्पॉन्सिव इवैल्यूएशन के ऊपर है, जहाँ पे एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शंस, आउटकम्स, इन पे फोकस होता है। तो ये एक कॉन्ग्रुएंसी चेक करता है कि जो हमने पहले इंटेंडेड किया था, फिर हम उसने उसको ऑब्जर्व्ड, जो हमारा आउटकम निकल के आया है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो इट डज नॉट स्पेसिफिकली पोटेंशियल और ऑपरेशनल करिकुलम को नहीं करता है। ये प्री रिक्विजिट्स हो सकता है, पोटेंशियल वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स हो सकता है, और ये हमारे एक्सपीरियंसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, बट पोटेंशियल वाला नहीं है, क्योंकि करिकुलम में कितना पोटेंशियल है। एक सेकेंड, पोटेंशियल एंड ऑपरेशनल करिकुलम, 59 देखो, अ चाइल्ड फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, फेल हो जा फोल ये वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। फेल हो गया तो उसने बोला कि क्वेश्चन पेपर में ही डिफिकल्टी है ना, तो ये वाला वो क्या करेक्ट तर्क दे रहा है, और जब तर्क दिया जाता है तो वो क्या होता है? रैशनलाइजेशन। जब आप किसी चीज की गलती को तर्क देने लगते हो तो वो रैशनलाइजेशन होता है। विच फिलोसफी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, सबसे सिंपल है प्रैग्मैटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 है, फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल लैब्स। जब हमें वर्चुअल लैब्स एज पर 2020 प्लेटफॉर्म्स हैं, 2020 में जो वर्चुअल लैब्स का था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो वो आपका आता है सी ऑप्शन। विच वन? सी ऑप्शन है, जिसके अंदर आपका दीक्षा है, आपका ये परख है, इसमें भी और एक स्वयं प्रभा है। तो ये प्लेटफॉर्म्स आते हैं। फिर आता है आपका 62, टू whom क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफी, किसको क्रेडिट जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। किसने कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफी एंड ओरिजिनल स्ट्रैटेजी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बेसिकली ये आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। जी हाँ, इजी क्वेश्चन तो है, लेकिन इसमें भी काफी बच्चे गलती करते हैं। डेमिंग है एंड जुरैन है। कौन है? डेमिंग एंड जुरैन। नाउ हु इज द फादर ऑफ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव के फादर कौन रहे हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बारी जो है पूछा गया है कि फादर ऑफ है इटार्ड। कौन है इटार्ड? फुल नेम है जीन मार्क गैस्पार्ड, बहुत बड़ा नाम है खैर। ये है आपका जीन मार्क गैस्टार्ड, यहाँ कैपिटल जी, और ये आपका आएगा इटार्ड। ये एक ही पर्सन का नाम है, ठीक है।
एक ही पर्सन का नाम है, इज अ फादर ऑफ इंक्लूसिव है। ये एक तरह के इनके जो पायनियरिंग वर्क थे ना, ये काफी इसमें दिखे थे। हिज एफर्ट्स टू एजुकेट अ चाइल्ड हु वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी, स्पेशली उनके लिए उन्होंने काम किया जिन बच्चों को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता था। नेक्स्ट देखो 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? कॉन्टिजेंसी थ्योरी, नीड थ्योरी, आइडेंटिकल या बाइफैक्टर थ्योरी, बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। यस, आइडेंटिकल वाली। जो इसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपको याद होगा थॉर्नडाइक ने दी थी कि जो चीजें आइडेंटिकल है कि होंगी उन्हीं के बीच में जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बड़े आराम से पॉसिबल हो पाती है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल एलिमेंट जो कि आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी, दिस इज वन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन 65 में देखेंगे तो एनईपी 2020 रेकमेंड्स वेरियस टीचिंग मेथड्स एट फाउंडेशनल स्टेज। ये अच्छा क्वेश्चन है। फाउंडेशनल स्टेज पे बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड कराए गए थे, प्ले मेथड, लेक्चर, प्ले ये नहीं होता एक्टिविटी या इंटरैक्टिव, है ना। तो बस एक सेकेंड ऑप्शन को छोड़ के बाकी आप सारे यूज कर सकते हैं, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 66, विच इज द मेजर ऑफ पोजीशन? पोजीशन चेक करने के लिए, ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ था जब मैंने आपको ये बताया था कि पोजीशन चेक करने के लिए ओके परसेंटाइल यूज होता है। लास्ट टाइम शायद मीन रखा गया था पोजीशन। पोजीशन चेक करने के लिए परसेंटाइल, मेजर ऑफ पोजीशन। पोजीशन के लिए परसेंटाइल यूज होगा। परसेंटाइल ही यूज होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 का फ्रेमवर्क है, नॉट इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन भर भर के आता है, हर पेपर, हर नेट, हर सेट के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना। एनसीएफ 2005 के जो प्रिंसिपल्स है ना, वो तो जरूर करना। एनहांसिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड नॉलेज एंड एग्जांपल्स, कनेक्टिंग लर्निंग टू द रियल लाइफ, ensuring that learning should totally based content knowledge, सिर्फ content knowledge पे based हो, integrating the examinations। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटली बेस्ड ऑन कंटेंट, यानी कि सी ऑप्शन गलत है। क्यों भाई, सारी नॉलेज आपके कंटेंट पे क्यों बेस्ड होगी? ये गलत बात है। विच ऑफ दीज कैन बी द टेस्ट द फुल हाइपोथेसिस? मतलब आपको ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वाला जो है वो नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग बेसिकली यूज क्या करते हैं, है ना, तो आता है मैन विटनी का यू टेस्ट, जो नल हाइपोथेसिस होता है। मैन विटनी जो होता है एक नॉन पैरामीट्रिक है, जहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज करते हैं फॉर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का। अभी आप ध्यान दीजिएगा, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, वो उसके अंदर जो है कॉन्टिन्यूसली हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे होने वाले जो चेंजेस हैं उनका हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वन वे जो अनोवा होता है वो दो से ज्यादा मीन्स को कंपेयर करने में काम आता है। जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट होता है दैट इज बेस्ड ऑन कैटेगोरिकल डेटा पे काम करता है। और जो आपका थर्ड है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, मेजर करता है एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये लीनियर रिलेशनशिप करता है, डिफरेंसेस नहीं करता है। प्रोडक्ट मूवमेंट जो रहता है वो एक लीनियर रिलेशनशिप को जो है मेजर करता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है वो कौन सा वाला बचता है आपका, मैन विटनी यू टेस्ट। 69 देखो, डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर आर कैलकुलेटेड।
क्या कैलकुलेट करता है डिफिकल्टी वैल्यू, आइटम एनालिसिस ऑफ द एटीट्यूड स्केल, फाइंडिंग आउट द रिलायबिलिटी, आइटम एनालिसिस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, फाइंडिंग आउट द वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। हाँ, तो 69 में कौन सा वाला है आपका, सॉरी 69 का आएगा आइटम एनालिसिस, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच इज ऑफ द हैज प्रपोज्ड टू क्रिएट द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज हैज प्रपोज्ड टू क्रिएट नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, द आंसर विल बी यस NEP 2020। जो आपका टेक्नोलॉजी फोरम है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जहां पर आपको फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अवेलेबल कराता है। चलो क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेड एंड डेवलप्ड बाय मैन एज अ सोशल बीइंग ओवर द एजेस, मतलब जो चीजें आपकी एजेस से चलती हुई आ रही हैं ये क्या होती है, आपका कल्चर होता है जो आप अपने सालों से फॉलो कर रहे हैं। मूक का फुल फॉर्म मैसिव मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। विच ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, रियलिज्म की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, हाँ, रियलिज्म की अल्टीमेट रियलिटी उसका मैटर है, क्या है उसका मैटर है। द स्कूल करिकुलम इज द रिफ्लेक्शन है ऑफ द ट्रेडिशंस का, एनवायरनमेंट का, आइडियल्स का ऑफ द सोसाइटी, ये दिया था आपने, ग्रिजल ने दिया था, ठीक है। विच टाइप ऑफ इवेलुएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, जो भी लर्निंग प्रोसेसेस है उसको मॉनिटर, अब ये ध्यान रखना है कीवर्ड है मॉनिटर, मॉनिटर करा जाता है तो वो मॉनिटर कौन सा वाला करता है, फॉर्मेटिव, कौन करता है, फॉर्मेटिव, कॉन्टिन्यूस करता है। Now who has given the grassroot model? Grassroot model किसने दिया था? That was given by Hilda Taba. कहाँ है आपका Hilda Taba? फिर आता है आपका which theory was given by F.W. Tyler? Tyler scientific. Tyler scientific इसको ऐसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलोगे। Tyler scientific. Tyler टेलर बोल लीजिए, टाइलर बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहते हैं। फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर कौन थे, फादर ऑफ एजुकेशन, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना। एजुकेशनल सोशियोलॉजी के कौन थे, पाइने, पाइने वाज द फादर ऑफ, जिनका जो फोकस था वो सोशल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं, जो सोशल रोल्स हैं वो हमारी सोशल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, इस तरह के थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका ये स्क्रीवन जो है वो एसोसिएटेड, अब स्क्रीवन किस से एसोसिएट करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। स्क्रीवन फॉर्मेटिव और समेटिव से जो है करते थे, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन से, और ये जो था उन्होंने 1967 में दिया था, ठीक है, कि भाई उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान जब था फॉर्मेटिव, और इवैल्यूएशन जब हम फाइनल आउटकम्स में करते हैं तो समेटिव। ये क्वेश्चन ना पीछे NTA में भी पूछा गया था कि स्क्रीवन जो थे, उनका स्क्रीवन जो थे उन्होंने फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का दिया था। 80 नंबर देखो, एनी ये रहा, अप्रोच ऑफ टीचिंग मेंटली रिटार्डेड, जब जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं उनके लिए हमें एक्सेलरेशन, एडवांस्ड कोचिंग कैसे कर पाएंगे, एनरिचमेंट प्रोग्राम से इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, किस तरह की टेक्निक का हमें जो है यूज करना चाहिए, वो है हमारा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, बिकॉज जो अदर चीजें हैं वो एक्सेलरेशन के लिए, मतलब बच्चा ठीक है, एनरिचमेंट प्रोग्राम से एडवांस कोचिंग ये कब काम करती है, जब बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको बिल्कुल अच्छे से और वन लेवल अप की जरूरत है, लेकिन जब बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है तो उसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, ना कि किसी एक्सेलरेशन या एडवांस कोचिंग, ना ही एनरिचमेंट, उसको इंडिविजुअल इस इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। NEP 20 में जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं वो आपके फाउंडेशनल एजुकेशन होते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव स्कूल जो है वो डिमांड करता है रिकंस्ट्रक्टेड थिंकिंग्स की प्रैक्टिस की, रेगुलर स्कूल्स फॉर द बेनिफिट, अच्छा क्वेश्चन है। अभी स्टेटमेंट सिंपल पूछा गया नॉर्मल कि ये दिया किसने, अगर किसी को नॉलेज नहीं होगी, मतलब मोस्ट ऑफ दी होती कि डेफिनेशन नहीं पता भाई किसने दिया है ना, तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। वैसे तो ये डेफिनेशन स्ली ने दिया है, ठीक है। इन विच मेथड ऑफ रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट होता है, सिंपल क्वेश्चन है। कॉज एंड इफेक्ट किस में होता है जी, एक्सपेरिमेंट में होता है ना, किसमें होता है, एक्सपेरिमेंट में होता है।
तो आप यहाँ लगा दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट में होता है। तो 84 देखेंगे, सीआईपी मॉडल किसने दिया था? ये करिकुलम डिजाइन का मॉडल है जो स्टाफिल बीम ने दिया था। सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद में व्हाट शुड बी द अल्टीमेट एम? उनके अकॉर्डिंगली अल्टीमेट एम क्या था जी? स्पिरिचुअल था या अदर वाले थे? स्पिरिचुअल वन है या फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, मॉरल डेवलपमेंट फॉर द पर्सन, वोकेशनल नहीं, यहाँ पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उनका अल्टीमेट था विवेकानंद जी का। 86 क्वेश्चन देखेंगे तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन। अब यहाँ देखेंगे जो हमारा यूपीएचईएससी का पेपर है ना, इसमें काफी सारी आपको जो है वो डेफिनेशंस दे रखी हैं। ठीक है, काफी सारी आपको डेफिनेशन दे रखे हैं, तो ध्यान रखना कि डेफिनेशन पे फोकस जरूर करना। जैसे यहाँ पे ईटी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, है ना? तो ये डेफिनेशन अब किसने दिया? लर्निंग टू एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हैं। ठीक है, खैर मुझे इतना तो आइडिया है कि काफी बच्चे इन्हीं डेफिनेशंस में नंबर कटाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे कितनी डेफिनेशन कोई कर लेगा। 87 कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, सूटेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस कम अंडर विच स्टेप? जब भी हम इस तरह की चीजें मेजर करते हैं तो किस स्टेप के अंतर्गत आती हैं? दैट केम इनटू द सिलेक्शन पे एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नाउ क्वेश्चन 88, इन डेप्थ एंड ओपन एंडेड जो इंटरव्यूज होते हैं, है ना, वो कहाँ पर होते हैं? इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड ओपन वाले किस में होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च में होते हैं। किस में होते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च में। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया एक हमारा किस तरह की एफिशिएंसी आप कहते हैं? रीडिंग कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मेनली एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है, याद रखना, जिसमें हम एक्यूरेटली या फ्लुएंटली वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें हम शब्दों को, वर्ड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, स्पेलिंग्स भी पुअर होती है और डी कोडिंग भी हम नहीं कर पाते। तो ये एक क्या है? रीडिंग डेफिशिएंसी आप कह सकते हो कि इसमें जो है बच्चा ढंग से रीड नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे तो रिपोर्ट बताइए, कमिटीज वॉज एंटाइटल टूवर्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी। ये किसने दी थी? सिंपल होना चाहिए क्योंकि अगर आपको नॉलेज है तो। ये किसकी कमिटी थी? एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी, रामामूर्ति रिव्यू थी। ठीक है, और वे बेसिकली जो ये रिव्यू थी ना, ये 1986, देखो ये रिव्यू कमेटी जो थी वो 1986 का जो हमारा एजुकेशन था, एनईपी था, उसको एजुकेशन पॉलिसी जो थी उसको रिव्यू करने के लिए 1990 में, ठीक है, करी गई थी। 91 देखेंगे, साम्यक आस्था, साम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, ये किस में था? एक क्वेश्चन रह गया हमारा, ये जैनिज्म में था। किस में था? ये है हमारा जैन दर्शन, जिसको हम जैनिज्म फिलोसफी कहते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जब आप ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाते हैं तो ये तो जीरो का हो गया, एक यहाँ पे -1 का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना, और ये आपका 1 का, तो इसके बीच का जो है आपको परसेंटेज बताना है, कितना परसेंटेज जो है इसके बीच में लाया करता है। तो वो है आपका 68.26, 60.26 ये वाला। अब इसका परसेंटेज भी याद रखना, माइनस जो है आपका न्यू से लेकर और ये इसके बीच में कितना है, बाकी कितना है, ये सभी पता होना चाहिए। पूरा मतलब आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करके जाइएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन स्कोर्स ऑन द टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट। अब यहाँ पर आपको ना कोरिलेशनल वैल्यूज दी गई है 0.74 की। अब ये क्या दिखाती है ये आपको बताना है, ये क्या इंडिकेट करना चाहती है कि 0.74 का अगर कोरिलेशन है तो दैट मीन्स कि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी दिखा रही है। क्या दिखा रही है आपको? प्रिडिक्टिव, क्योंकि ये एक हाई कोरिलेशन कोफिशिएंट है। 0.75 74 जो है एक हाई कोरिलेशनल है, जो कि आपके फ्यूचर अचीवमेंट जो स्कोर यानी कि जो क्राइटेरियन टेस्ट होता है, वैलिडिटी होता है, उसको इंडिकेट करता है ना। अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। क्या रहेगा? प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। चलो नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है ये प्रोपाउंडर ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल। बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया था, पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। बेसिक टीचिंग के साथ में सारे ही मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। ये है ग्लोसर ने दिया था, ठीक है। विच ऑफ द, मतलब इसमें ना क्वेश्चन सारे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, ऐसे नहीं है कि बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए, मतलब इसमें पता है कि एजुकेशन अगर आप पेपर दे रहे हैं तो सारी ऐसी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि यू एज एन एजुकेशनिस्ट यू मस्ट नो ऑल दिस। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ पॉट। अब पॉट मैंने बताया था आपको, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होती है। तो उसमें हम मेकिंग टाइम एस्टिमेट्स है, कॉस्ट एस्टिमेट्स है, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिपेयरिंग द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। तो इसमें से कौन सा वाला प्रोग्राम हम नहीं करते हैं, तो ये एक रिव्यू है जिसमें हम कॉस्ट एस्टिमेट नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ध्यान रखना, जो कि प्लानिंग और स्केड्यूलिंग के काम में आता है। प्लानिंग और स्केड्यूलिंग के काम में आता है। अगर हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे हैं, एक जनरली जो है कॉस्ट मैनेजमेंट के उसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है वो, ठीक है। क्वेश्चन चलो नेक्स्ट है, 96 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडियन स्टेट्स आर गिवन कि राइट टू प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ SC OBC, नेशनल इंटरेस्ट, एजुकेशनल इंटरेस्ट बढ़ाना है, वो है 42nd। फिर आता है ऑथर ऑफ रिपब्लिक, हमारा प्लेटो ने दिया था। फिर आता है द मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताना है। कौन सी अप्रोच है वो, ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न, कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ग्रोथ को कहेंगे, कंप्लाइंसेस को, मैनेजर्स को हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न को, राइट। अ टीचर डिस्कस कर रही है स्टूडेंट्स के साथ में दैट हाउ टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स फॉर फर्दर स्टडीज, हमें अपनी फर्दर स्टडीज के लिए कैसे सब्जेक्ट्स को यूज करना है, तो वो कौन किस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। तो ऑब्वियसली देखो, सब्जेक्ट्स ही यूज करने को कह रही है, कोर्स आपको चूज करने के लिए कह रही है, तो वो आपका क्या है, यस, एजुकेशनल गाइडेंस। जब हम वोकेशनल की बात करते हैं तो हम जॉब की बात कर रहे हैं, पर्सनल गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो समथिंग हेल्थ या आपके पर्सनल रिलेशंस, किस तरह की बात हो सकती है। लास्ट 100th क्वेश्चन है ये आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। आपको इम्पैक्ट बताना है कल्चर के ऊपर, ठीक है। एजुकेशन क्रिएट डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर, क्या एजुकेशन ने डिफरेंसेस ला के रख दी हैं या हमारे कल्चर को क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर और ट्रांसमिट द कल्चर। क्या रहेगा, क्या रहेगा, यस, डिफरेंसेस नहीं लेके आई है, उसने, हमारी एजुकेशन ने उनको प्रिजर्व करके रखा है, ट्रांसमिशन करती है, ट्रांसमिट करके रखती है, उसकी हेल्प करती है इन दी डेवलपमेंट, ठीक है। सो वी हैव डन 70 क्वेश्चंस हमने किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे। सो होपफुली जो भी हमारे UPHESC के एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, जो मुझे लाइव देख रहे हैं या जो मुझे सुन पा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपकी जो है प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।